अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया की वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरीथिंग। और इसकी वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी बनेगी। ओटाइटिस मीडिया आप इसकी पहले क्लासिफिकेशन हमने याद रखनी होगी। जो मैं बताता रहूँगा वो ये चीज़ें याद रखनी। क्लासिफिकेशन में तेरे सपरेटिव एंड नॉन सपरेटिव। सपरेटिव में फिर एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक को फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ ट्यूबर टिम्पैनिक एंड एटिको एंट्रल में। वेरियस नॉन सपरेटिव में हमारे पास आता है ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन एंड एरो ओटाइटिस। तो ये क्लासिफिकेशन की याद रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम्स टू योर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और हम इस वीडियो में ये सारे करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पे कि व्हाट इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ बेसिकली acute inflammation of the lining of the mucous membrane of your middle ear cleft। middle ear cleft में हमारे पास सारे middle ear की कैविटी, एडिटस, मेस्टोइड एंट्रम, मेस्टोइड ear cells, ईस्टेशन ट्यूब सब कुछ आ जाता है। अब जो मेन चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है इसमें से कि जो इन्फेंट्स हमारे होते हैं या जो चाइल्डहुड वाली एज जो है उनमें मोर कॉमन होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कंपेयर टू योर एडल्ट्स। बस ये चीज़ याद रखनी कि इन चिल्ड्रन इट इज़ मोर कॉमन द एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एटियोलॉजी क्या देखी गई है यूजली एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या कहते हैं इन्फेक्शन होता है कैसे। द इन्फेक्शन इट इज़ बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन from your nasopharynx either directly through the eustachian tube lining or through the submucosal lymphatics along the tube। basically nasopharynx के लेवल से जो भी इन्फेक्शन हुआ होगा like your rhinosinusitis sinusitis वो इन्फेक्ट करके वो इन्वेट करके मिडिल एयर कैविटी तक जाता है थ्रू यूस्टेशन ट्यूब एंड देन इट कॉजेज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई कि लेट्स सपोज राइनोसाइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इनलार्ज्ड एडिनोइड फेरेंजाइटिस इन फॉल्टी मेथड ऑफ द इन्फेंट feeding। all of these can lead to acute otitis media and also perforation of the eardrum or a grome insertion which can lead to perforation of the eardrum can also cause acute suppurative otitis media। operation of nose and throat can also give rise to acute otitis suppurative otitis media। उन्होंने एग्जांपल बताई भी कौन से बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सेला, स्टेफिलोकोकाई। लेकिन ये चीज़ याद रखनी ज़्यादातर वायरल ही ओरिजिन होता है और फिर वायरल होने की वजह से सेकेंडरी या सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। पर कौन से बैक्टीरिया कॉज कराते हैं इन बैक्टीरिया का नाम याद रखना होगा। पैथोलॉजी की अगर बात करें 4 स्टेजेस होती हैं एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की जिनके नाम हर हाल में आने चाहिए। नाम इनके लिखने को आते हैं। अंदर की चीज़ नहीं भी याद होती तो खैर है। मेन इन स्टेजेस की 4 नाम पता होने चाहिए। स्टेज ऑफ ट्यूबोटिम्पेनाइटिस, स्टेज ऑफ कैटारल इन्फ्लेमेशन, स्टेज ऑफ सपरेशन एंड स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन और कॉम्प्लिकेशन। ये 4 स्टेजेस के नाम आने चाहिए। इनके अंदर का बेशक नहीं याद करना वो खैर है लेकिन ये 4 स्टेजेस के नाम पता होने चाहिए। ट्यूबोटिम्पेनाइटिस में बेसिकली क्या होता है ट्यूबोल ओक्लूजन हो रही होती है एंड देयर इज इंगॉर्जमेंट एंड एडिमा ऑफ द लाइनिंग ऑफ मिडिल एयर क्लेफ्ट। कैटारल इन्फ्लेमेशन में अब एक्सुडेशन होने लग जाती है इन द लाइनिंग ऑफ क्लेफ्ट एंड फ्लूइड इज कलेक्टेड इन द मिडिल ईयर एंड इन द मेस्टोइड एयर सेल्स। सपरेशन में वो जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ था वो सेपरेट करने लग जाता है, म्यूकोप्यूरिनेट एक्सुडेट बनाने लग जाता है। और रेजोल्यूशन और कॉम्प्लिकेशन में यही कि या तो वो रेजोल्यूट कर जाएगा बाय अप्रोप्रिएट थेरेपी और पस एब्जॉर्ब हो जाएगी या पस विल फाइंड इट्स वे टू आउटसाइड बाय परफोरेटिंग द ईयरड्रम एंड विल लीड टू सम कॉम्प्लिकेशन लाइक मेस्टोइडाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। फुलनेस इन द एयर होती है। जब तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट नहीं की होती तब तक डीप सीटेड इंतहाई शदीद इंटेंस पेन होता है। और लेकिन जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट कर दी जाती है वैसे ही जो पेन होता है क्योंकि पस डिस्चार्ज हो चुकी होती है एज ए रिजल्ट जो पेन होता है वो रिलीफ कर दिया जाता है। क्योंकि जब तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट नहीं होती तब तक होता है कि जो पस होती है दैट इज़ अप्लाइंग प्रेशर टू योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच इज़ लीडिंग टू पेन। उसके अलावा कंडक्टिव टाइप ऑफ हमें डेफनेस मिलती है इसमें। जैसी परफोरेशन हो जाएगी परफोरेशन होने के बाद डिस्चार्ज मिलेगा वो शुड बी म्यूकोप्यूरुलेंट और प्यूरुलेंट। इट वुड बी प्रोफ्यूज। इट माइट ऑल्सो बी समटाइम्स ब्लड स्टेन्ड एंड पल्सेटिंग इन नेचर। एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो अर्ली स्टेजेस में इन्होंने एग्जामिनेशन के कुछ इस तरह पॉइंट्स भी दिखाए हुए हैं। ये भी इन्होंने दिखाया हुआ है। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि अर्ली स्टेज में हमको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रिट्रैक्टेड नजर आती है विद प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स अलॉन्ग द हैंडल ऑफ मेलियस एंड देन इवेंचुअली जैसी जैसी स्टेज आगे बढ़ती रहती है फिर उसके बाद कंजेशन शुरू होनी होती है विच इंक्रीजेस टू इन्वॉल्व द पार्ट्स फ्लैसिडा, पेरिफेरी ऑफ पार्ट्स टेंसा एंड होल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इवेंचुअली कंजेशन होने लग जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। एंड इवेंचुअली होता है कि जैसे ही और आगे फर्दर डाउन द टाइम पीरियड हम जब राउंड वो स्टेजेस जाते रहते हैं तो जो नॉर्मल लैंडमार्क्स होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वो लॉस्ट हो जाते हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कब यहाँ पे वी कैन नॉट सी द हैंडल ऑफ मेलियस, वी कांट सी द वो कॉन ऑफ लाइट भी सही से विजिबल नहीं आ रही और ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये नॉर्मल है।
कोन ऑफ लाइट नज़र आ रही है। अब यहाँ पे कंजेशन बढ़ना शुरू हुई है, हैंडल ऑफ मेलियस का लेवल वी कैन सी थोड़ा इनलार्ज हो गया। यहाँ पे फुली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसमें आई होप नज़र आ रहा हो कैमरा में कि वो क्रैक्स दिखाए में कि फुली कंजेस्टेड हो गई है और फुली वो क्या कहते हैं वही बेसिकली फुल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो गई है। एंड पार्ट डी में इतनी बल्ज कर चुकी है, इतनी रिट्रैक्ट कर चुकी है कि एज अ रिजल्ट हमारे जो नॉर्मल लैंडमार्क्स है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वो ख़त्म हो गए। एंड इवेंचुअली बल्ज होने के बाद क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट गेट्स परफोरेटेड एंड आफ्टर परफोरेशन अ डिस्चार्ज इज सीन। अगर तो वो डिस्चार्ज ड्राई कर जाए तो या ईयर अगर ड्राई हो जाए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से तो वो हमको फिर एज अ ड्राई परफोरेशन नज़र आता है। और हमें कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्योंकि हम बात हो रही थी हमको बाकी फीवर, मेले और हेडेक टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं वो हमको मिलते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे किया जाता है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ भी लिया। इसको हम डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्नस से और बॉयल से हम उसको वो करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं। डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्नस में देखा गया था कि जो पेन होता था वो इतना इंटेंस नहीं होता था, डिस्चार्ज भी वहाँ सीरियस होता था और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वहाँ पे नॉर्मल होती थी। और वहाँ पे जो कंडक्टर डेफनेस पड़ी थी वो भी हमने पढ़ी थी कि बहुत रेयर होगी, या अगर बहुत ज़्यादा एडिमा जमा हुआ होगा तब हमने वो जब पढ़ी थी तब होगी, वरना इतने ज़्यादा कंडक्टर डेफनेस वहाँ नहीं होती थी, यहाँ ज़्यादा होती है। इसके अलावा रेफर्ड ओटेल्जिया इज ऑल्सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, herpetic lesion is also its differential diagnosis, and your post-auricular adenitis from an infected scalp is also one of your कह लें क्या कहते हैं differential diagnosis। और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का आगे टेबल्स दिए हैं, इसमें जितने भी टेबल्स दिए हैं ना सारे टेबल्स इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अलग से नहीं बताऊंगा टेबल करने को, इसमें सभी टेबल करने क्योंकि सारे टेबल इसके इंपॉर्टेंट हैं। ट्रीटमेंट इसकी किस तरह होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को इमीडिएटली देनी चाहिए और पस को जो पस निकल रही है उसका कल्चर करना चाहिए। एंड आफ्टर टेकिंग द कल्चर जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकला है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी देनी चाहिए। उसके अलावा इफ़ द पस इज़ प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर एंड इट इज़ कॉजिंग बल्जिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि स्टेज ऑफ सेपरेशन में देखी जाती है तो हम मिरिंगोटोमी कराते हैं। मिरिंगोटोमी में बेसिकली क्या करते हैं कि एन ओपनिंग इज मेड इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद अ मिरिंगोटोमी नाइफ टू इवैक्यूएट द सिक्रीशन ऑफ द पस फ्रॉम योर मिडिल ईयर। एंड हमारे पास इंसिजन किधर दिया जाता है, इट इज़ गिवन एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर इन योर पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट एंड द लाइन ऑफ इंसिजन इज आइदर रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल। हमारी सबकी ENT की रोटेशन हो चुकी है। दिस इज़ अवर मिरिंगोटोमी नाइफ एंड मिरिंगोटोमी नाइफ के थ्रू मिरिंगोटोमी परफॉर्म करते हैं कि क्या कर रहे हैं ये दिखाया हुआ भी है। पोस्टीरियो इंफीरियर क्वाड्रेंट में इन्होंने सर्कमफ्रेंशियल वो इंसिजन दिखाया हुआ है। हम वी वुड आइदर गिव रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन टू इवैक्यूएट द पस एंड एज अ रिजल्ट टू ट्रीट द एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। उसके अलावा अगर तो ये हो गया कि अपना जो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया था उसमें ऑलरेडी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर चुकी है तो हमको रेगुलर ओरल टॉयलेट परफॉर्म करना चाहिए ताकि हम ईयर को ड्राई केप करें, फॉलोड बाय एंटीबायोटिक ड्रग्स। उसके अलावा एनाल्जेसिक्स देने चाहिए, सेडेटिव्स देने चाहिए, नेजल डिकंजेस्टेंट्स देने चाहिए। एंड अगर तो ये है अगर तो परफोरेशन स्टिल परसिस्ट करती रहे और हील ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम टिम्पैनोप्लास्टी कराएंगे। तो ये ट्रीटमेंट थी। इसकी जो सिक्वेले इसके क्या वो हैं डाउन द रोड क्या चीज़ें कॉज कर सकते हैं। मेन जो इसमें सिक्वेली होती है जो हम अभी आगे पढ़ने लगे हैं वो ये देखा गया कि इफ़ द परफोरेशन इफ इट परसिस्ट, यूजली ये होता है कि जो परफोरेशन होती है इट कैन कॉज सम बट रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस एंड एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। मेन इसके सिक्वेली यही देखी गई है कि और यही हम इसके आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशंस की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। हम इसकी अब सिक्वेली पढ़ते हैं जो कि अलग चीज़ है, क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट। इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू एक्यूट या इट इज़ मोस्टली कह रहे हैं ड्यू टू एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसकी भी जो क्लासिफिकेशन है ट्यूबोटिम्पैनिक और एटिकोएंट्रल वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा अलग से जो इनके नाम है वो पता होनी चाहिए। ट्यूबोटिम्पैनिक इज़ बेसिकली योर CSOM विदाउट कोलिस्टेटोमा, उसमें कोलिस्टेटोमा नहीं होगा एंड ये ज़्यादा कॉमन होता है और ट्यूबोटिम्पैनिक ज़्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस वाला होता है। वेरस एटिकोएंट्रल वाला जो होता है दैट इज़ डेंजरस, देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ कोलिस्टेटोमा। आजकल एक नई भी क्लासिफिकेशन आई जिसमें हम उसको क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को वेदर एक्टिव और इनएक्टिव में सब क्लासीफाई करते हैं कि एक्टिव में इन्फ्लेमेशन ऑफ पस प्रेजेंट है, इनएक्टिव में नहीं है। और हम म्यूकोजल और स्क्वामस में क्लासीफाई करते हैं। म्यूकोजल इज बेसिकली योर ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप एंड स्क्वामस इज योर एटिकोएंट्रल या कोलिस्टेटोमा वाली टाइप। मेन जो याद रखनी है ट्यूबोटिम्पैनिक और एटिकोएंट्रल क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की ये चीज़ पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्यूबोटिम्पैनिक पे आते हैं, मैंने क्या बताया था, इट इज़ ऑलवेज जो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप होगी ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया वेयर देयर इज द परसिस्टेंट परफोरेशन विच इज़ प्रेजेंट, इट इज़ मोर कॉमन। एंड जो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं ये वेयर डू दिस प्लेटफॉर्म, ये जो रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे होते हैं दीज रिकरेंट इन्फेक्शन, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में क्या हो रहे थे, जो इन्फेक्शन था वो फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और राइनोसाइनसाइटिस वगैरह था। यहाँ पे भी रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस की वजह से हम अपना जो वो होता है
रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से स्प्रेड किस तरह होता है, जो इन्फेक्शन होता है इट स्प्रेड्स वाया द यूस्टेशियन ट्यूब इनटू द टेम्पेनिक कैविटी और ड्यू टू द परफोरेशन इटसेल्फ इफ द परफोरेशन परसिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परफोरेशन। जो हमारे पास इन्फेक्शन है वो थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थ्रू परफोरेशन के थ्रू ही वो मिडिल ईयर कैविटी में चला जाता है और वहाँ पे वो क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कॉज कराता है। पैथोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं, पैथोलॉजी इन्होंने बताया है कि ये भी अगेन क्योंकि ट्यूबोटेम्पेनिक टाइप देखा गया कि वो ज़्यादातर चिल्ड्रन में ही देखा जाता है, क्योंकि अगेन एक्यूट से ही वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है। एक्यूट भी हमने पढ़ लिया था, मोर कॉमन था चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन एडल्ट्स में अगर यूस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन हो तब होता है, वरना मोर कॉमनली चिल्ड्रन में देखा जाता है। तो उन्होंने ये लिखा है कि रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर इट ऑकर्स ड्यू टू आइदर यूस्टेशन ट्यूब और थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब यहाँ पे याद रखना होगा, यहाँ पे जो हमें परफोरेशन मिलेगी that is of central in type, it can be of any size, it can be of any shape। यहाँ पे हमको कभी कभी पॉलिप भी नज़र आता है निकलता हुआ। मेन चीज़ जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि यहाँ की जो परफोरेशन है दैट इज़ सेंट्रल। जिसके अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें और इसके वही ऑर्गेनिजम्स वही हैं जो हमने पीछे पढ़े थे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ऑर्गेनिज्म कॉज कराते हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, स्टेफिलोकोकस, साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी यहाँ देखे जाते हैं लाइक बैक्टीरियोइड्स, स्यूडोमोनास, ई कोलाई एंड क्लेप्सिला। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखे गए, यहाँ का जो डिस्चार्ज होगा म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा विच में बी इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट। ये याद रखना है कि दैट डिस्चार्ज वुड बी थिन एंड इट वुड बी प्रोफ्यूज, इट वुड नॉट बी फाउल स्मेलिंग एंड इट वुड नॉट बी ब्लड स्टेन्ड। ये यहाँ की चीज़ याद रखनी क्योंकि ये इसको डिफ्रेंशिएट करेगी एटिकोएंटर वाले CSOM से कि डिस्चार्ज इज म्यूकोपुरुलेंट, इट इज़ प्रोफ्यूज एंड इट इज़ नॉट फाउल स्मेलिंग एंड इट इज़ नॉट ब्लड स्टेन्ड। कंडक्टिव डेफनेस हमें जो यहाँ पे मिलेगी दैट इज़ माइल्ड टू मॉडरेट। पेन हमको मिलता है सिर्फ एक्यूट एक्सैसरबेशन में। एग्जामिनेशन में हमें क्या नज़र आता है, मेन जो चीज़ सेंट्रल परफोरेशन नजर आती है विच कुड बी ऑफ एनी साइज एंड एनी शेप। डिस्चार्ज हमको नजर आएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में विच कुड बी म्यूकोपुरुलेंट और प्यूरुलेंट, लेकिन इट वुड बी प्रोफ्यूज। ये चीज़ मेन इसकी याद रखनी है जो कि टेबल में उन्होंने दी हुई है। इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी कराते हैं, 4 हम कराते हैं। एक तो वो जो डिस्चार्ज नजर आ रहे हैं म्यूकोपुरुलेंट उसका हम ऑरल स्वाब लेंगे, हम एक्सरे मेस्ट्रॉइड कराएंगे लॉस व्यू का कि जिसमें हमको मेस्ट्रॉइड सेलुलर नजर आएगा एंड अगर तो प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन होगा उस केस में हमको मेस्ट्रॉइड स्क्लेरोटिक नजर आएगा विदाउट एनी एविडेंस ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन। ऑडियोमेट्री में हम PTA करेंगे, PTA में हमें कंडक्टिव डेफनेस मिलेगी 40 डेसिबल्स का, वो एयरबोन कैप मिलेगा और हम CT स्कैन करा सकते हैं टेम्पोरल बोन का इफ़ वी आर सस्पेक्टिंग कि कोई कोलेस्टेटोमा वहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये 4 इन्वेस्टिगेशन क्या आनी चाहिए विद इट्स फाइंडिंग्स। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम इसमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, ओरल टॉयलेट देते हैं। ओरल टॉयलेट क्यों देते हैं, टू कीप द एयर ड्राइड। ओरल टॉयलेट का काम यही होता है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं। वी एलिमिनेट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, दैट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कुड आइदर बी through your adenoids, through your tonsils, through your sinuses and it could also be through your mastoid air cells। इस mastoid air cells के भी कभी कभी ये होता है कि जो इन्फेक्शन होते हैं वो mastoid air cell में अगर प्रेजेंट रह जाए तो वो फिर chronic seborrheic otitis media कॉज कराने लग जाता है। इसलिए हम यहाँ पे जो कराते हैं एक्सरे वो mastoid का कराते हैं लॉस व्यू का, और इन्होंने पिक्चर भी दिखाई हुई है। एंड साथ में ये देखा है कि ट्रीटमेंट में हम मेडिकल ट्रीटमेंट में ही जाते हैं। अगर तो मेडिकल ट्रीटमेंट ना प्रॉपर्ली ना वो कर पाए, ट्रीट नहीं कर पाए, देन हम क्या कराते हैं, हम कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी कराते हैं। कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वी आर इरेडिकेटिंग द रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन विच माइट बी प्रेजेंट इन द लेवल ऑफ योर मेस्टोइड एयर सेल्स। तो ये इसकी चीज़ देखनी चाहिए। एंड आफ्टर कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं व्हेन द एयर बिकम्स ड्राई वी विल परफॉर्म टिम्पेनोप्लास्टी टू रिपेयर द परफोरेशन। ठीक है, ये अगेन ट्रीटमेंट का डब्बा पड़े ना कि पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई कि वही सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, ओरल टॉयलेट टू कीप द एयर ड्राई, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एलिमिनेटिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर तो इसी से ठीक हो गया तो उसके बाद टिम्पेनोप्लास्टी में चले जाएंगे व्हेन द एयर इज ड्राई। अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी करेंगे। एंड आफ्टर कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी वी वुड देन परफॉर्म टिम्पेनोप्लास्टी वंस द एयर इज ड्राई। कॉम्प्लिकेशंस की क्या क्या हो सकती है इसमें, मैंने कहा था इसमें पॉलिप बनता है। तो जो पॉलिप है वो कभी कभी इतना बढ़ सकता है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से बाहर निकल जाए, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि ये पॉलिप बाहर को निकल जाए। उसके अलावा इसमें क्रॉनिक डिस्चार्ज कैन लीड टू ओटाइटिस एक्सटर्ना। नाउ वी कम टू योर एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ CSOM। अब जो एटिकोएंट्रल टाइप है दैट इज़ मोर डेंजरस, इट इज़ लेस कॉमन बट इट इज़ डेंजरस क्योंकि इसमें हमारे पास इंट्राक्रेनियल और इंट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं और इसमें हमें कोलेस्टेटोमा की फॉर्मेशन मिलती है। पैथोलॉजी इन्होंने बताई हुई है कि अगेन पैथोलॉजी याद नहीं रखने की, यहाँ पे हमको ग्रैन्युलेशन टिश्यू मिलता है, कोलेस्टेटोमा मिलता है, कोलेस्ट्रॉल ग्रैन्युलोमास मिलते हैं। व्हाट इज कहते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। कोलेस्ट्रॉल ग्रैन्युलोमा मिलता है विच बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल सराउंडेड बाय फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स एंड ग्रैन्युलेशन टिश्यू एज द ग्रैन्युलोमा नेम सजेस्ट। कोलेस्टेटोमा होता क्या है, अगर तो आसान जबान में याद रखना है तो इट इज़ बेसिकली अ बैड स्किन इन योर मिडल एयर क्लेफ्ट। अगर
डॉक्टरों की तरह याद रखना प्रॉपर्ली। तो कोलेस्टोमा इट इज़ अ बैग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विच इज सीन इन योर स्किन। यही एपिथेलियम मिलता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विच कंटेन्स द केराटिन डेब्री and the shed epithelium, and this epithelium it basically has a tendency to expand and cause necrosis of the neighboring structures and your neighboring bones। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है, केराटिन डेब्री भी है, शेड एपिथेलियम भी है, एंड ये क्या कॉज करा सकता है, डैमेज कॉज करा सकता है। और कहाँ और मिडिल एयर बोल रहे तो मिडिल एयर में मोस्टली डैमेज कॉज करा सकता है। तो इस तरह वो आसान जबान में क्या बन गया, बैड स्किन बन गई इन जो मिडिल एयर क्लेफ्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलेस्टोमा बस नाम याद रखने, कॉन्जेनिटल होता है, एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड में प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है। जो प्राइमरी आता है उसमें पार्स प्लेसिडा के लेवल पर डिफेक्ट होगा एंड देयर वुड बी एनी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया और प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन। सेकेंडरी में पार्स टेंसर के लेवल पर डिफेक्ट होगा एंड देयर वुड बी अ हिस्ट्री ऑफ प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन और ओटाइटिस मीडिया। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कोलेस्टोमा के नाम याद रखने हैं, थ्योरीज पूछ ली जाती हैं, जिसमें से रिट्रैक्शन पॉकेट थ्योरी याद रखनी है क्योंकि रिट्रैक्शन पॉकेट का कभी कभी सवाल आ जाता है। 4 बेसिकली थ्योरीज आई हैं कि जहाँ से कोलेस्टोमा राइज किया गया होगा। एक तो कॉन्जेनिटल सेल थ्योरी कि वही एम्ब्रियोनिक एपिथेलियम टिश्यू से, मेटाप्लेजिया थ्योरी के मिडिल एयर मिकोजा में ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन मेटाप्लेजिया हो गया। इन ग्रोथ स्क्वामस एपिथेलियम थ्योरी के परफोरेशन की वजह से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से क्या हुआ, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से स्क्वामस एपिथेलियम आ गया मिडिल ईयर के अंदर और वो कोलेस्टोमा बना लिया। एंड देन कम्स योर रिट्रैक्शन पॉकेट थ्योरी। चारों थ्योरी के नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए, कॉन्जेनिटल सेल, मेटाप्लेजिया, इन ग्रोथ स्क्वामस एपिथेलियम एंड रिट्रैक्शन पॉकेट। रिट्रैक्शन पॉकेट थ्योरी बेसिकली स्टेट्स दिस, जिन्होंने नॉर्मल एयर दिखाया है कि ड्यू टू स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन या ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ स्टेशन ट्यूब हुआ क्या, स्टेशन ट्यूब का ब्लॉक हुआ, नेगेटिव एयर प्रेशर बनने लगा, नेगेटिव एयर प्रेशर होने की वजह से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस तरह रिट्रैक्ट की। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस तरह रिट्रैक्ट करती गई उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से एक छोटी सी पॉकेट बन गई। एंड यहाँ छोटी सी पॉकेट में हुआ कि इस छोटी सी पॉकेट में ये जो आसपास का वो केराटिन थे और हमारे पास जो स्किन जो बेसिकली थी और जो केराटिन थी वो आकर डिपॉजिट करने लगी, वो एपिथेलियल डेब्री डिपॉजिट करने लगी और वो एक्युमुलेट करने लगी। एज अ रिजल्ट जितनी ज़्यादा एक्युमुलेट करती रही उतना ज़्यादा डैमेज कॉज करती गई एंड दैट डैमेज बेसिकली क्या कहते हैं इट्स डेंजरस फॉर यू। तो एज अ रिजल्ट ये कोलेस्टोमा बन गया कि इट इज़ योर कि व्हेन द यूस्टेशन ट्यूब इज ब्लॉक्ड tympanic membrane retracted due to negative middle air pressure and retraction is prominent in the pars flaccida retraction pocket. It becomes more marked as a sac and may be found within the narrow neck. Keratin debris may accumulate in the sac, जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि keratin debris accumulate कर रही है and which is unable to escape through a narrow neck. As a result, it would continue to grow at the expense of any structure in its path. कि basically would आसपास के स्ट्रक्चर को इवन ऑसिकुलर स्ट्रेन को भी ये डैमेज कर देता है कोलेस्टोमा। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखे गए, एक तो ये कि यहाँ पे रिकरेंट और परसिस्टेंट एयर डिस्चार्ज होगा, मेन जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट आएगा, रिकरेंट एंड परसिस्टेंट एयर डिस्चार्ज। और कौन से हमको फीचर्स मिलेंगे जो डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, यहाँ पे हमको पुरुलेंट, थिक, स्कैंटी, फाउल स्मेलिंग, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज मिलेगा। वहाँ हमको ट्यूबोटिम्पैनिक में थिन मिल रहा था, म्यूकोपुरुलेंट मिल रहा था, प्रोफ्यूज मिल रहा था और विदाउट एनी फाउल स्मेलिंग, विदाउट एनी ब्लड स्टेन मिल रहा था। यहाँ पे ब्लड स्टेन भी है, फाउल स्मेलिंग भी है, स्कैंटी है, पुरुलेंट है और थिक है। जो डेफनेस है वो यहाँ पे माइल्ड टू सिवियर होगी एंड देयर कुड ऑल्सो बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑसिकुलर चेन विच कुड लीड टू सेंसरी न्यूरल डेफनेस। जहाँ वहाँ पीछे क्या था ट्यूबोटिम्पैनिक में माइल्ड टू मॉडरेट थी और ऑसिकल चेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सिर्फ कंडक्टिव डेफनेस थी। यहाँ पे हमको सेंसरी न्यूरल भी मिल सकती है इफ़ कोलेस्टोमा हैज इन्वॉल्व ऑसिकुलर चेन एंड मिक्स डेफनेस भी मिल सकती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनर ईयर। पेन अगेन यहाँ पे एक्यूट एक्सर्बेशन में हमको मिलता है। ऑन एग्जामिनेशन पुरुलेंट डिस्चार्ज सीन एट द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। परफोरेशन यहाँ पे याद रखना, जो परफोरेशन होगी वो हमको पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल इन नेचर मिलेगी। वहाँ परफोरेशन हमें मिल रही थी रेटिकोएंट्रिक में सेंट्रल, यहाँ की जो परफोरेशन है वो है पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में, पोस्टीरियर सुपीरियर परफोरेशन मिलेगी। पॉलिप नजर आएगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू नजर आएगा, कोलेस्टोमा नजर आएगा विच इज सीन एज अ ग्रे सब्सटेंस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम और फिलिंग एन एटिक और अ मार्जिनल परफोरेशन। साथ में हेडेक, वर्टाइगो और फेशियल पैरालिसिस के भी हमको सिम्टम्स मिलेंगे। अगेन बॉक्सेस आर बहुत लवली, इनको अच्छे से सारे बॉक्सेस को याद कर लेना है। इन्वेस्टिगेशंस वही कराएंगे जो हम पीछे करा रहे थे, बस हम यहाँ पे ओरल स्वैब नहीं कराएंगे। यहाँ प्लेन एक्सरे करा रहे हैं मेस्टोइड को क्या कहते हैं वही लॉस व्यू में to detect cholecytoma which would be seen as a radio translucency with clear outlined bony margins. CD कराएंगे temporal bone को to see the site and extent of disease and to see any bony erosions and to see any intratemporal और intracranial complications. Audiometry कराएंगे जिसमें हमको severe conductive deafness मिलेगी और अगर तो ossicle chain की involvement हो तो हमको mixed deafness भी मिल सकती है। ट्रीटमेंट याद रखना है, जब भी एटिको एंट्रल आ गया सिंस इट इज डेंजरस, यहाँ पे हमेशा ट्रीटमेंट क्या होगी, यहाँ पे हमेशा ट्रीटमेंट होगी सर्जिकल। अब वो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है 2 स्टेप्स में होती है और वो 2 स्टेप्स में जो दूसरा स्टेप होता है उसमें हमेशा टिम्पेनोप्लास्टी आती है। अब बेसिकली यहाँ से लेके
यहाँ तक जितना मैं बताऊँगा ना बस उतना ही याद रखना है, क्योंकि इतना इन डिटेल नहीं पढ़ना। सर्जरी दो तरह की होती है, कैनाल वॉल अप प्रोसीजर, कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर। सिर्फ प्रोसीजर के नाम याद रख लेने और कुछ नहीं याद रखना इसमें। कैनाल वॉल अप प्रोसीजर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? सिंपल मैस्टोइडेक्टमी एंड पोस्टीरियर टिम्पेनोटोमी और कंबाइंड अप्रोच टिम्पेनोप्लास्टी। कैनाल वॉल डाउन में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी एंड एटिकोटोमी। ये प्रोसीजर्स, ये 5 प्रोसीजर्स में से हम कोई भी जो डिपेंडिंग अपॉन हमारे लिए बेहतर हो परफॉर्म करते हैं, और वो परफॉर्म करने के बाद हम क्या कराते हैं? हम कराते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। तो ये 2 चीज़ हम कराते हैं सर्जरी में। टिम्पेनोप्लास्टी हर हाल में करानी है, और उससे पहले क्या कराने? प्रोसीजर्स कराने हैं। इनको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंपल मैस्टोइडेक्टमी एज ए नेम एक्टमी सजेस्ट के रिमूवल है। सिंपल मैस्टोइडेक्टमी बेसिकली ट्यूबो टिम्पेनिक को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, लेकिन सिंपल मैस्टोइडेक्टमी में ये भी देखा गया कि इसमें होता क्या है कि इसमें आपका यही होता है कि जो मैस्टोइड एयर सेल्स हैं उनको और मैस्टोइड एंट्रम को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी में मैस्टोइड एंट्रम, मैस्टोइड एयर सेल्स के साथ साथ हम मिडल ईयर कैविटी को भी थोड़ा बहुत रिमूव कर देते हैं, लेकिन ऑसिकल्स को प्रिजर्व करते हैं। और रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी में हम ऑसिकल्स को, मिडल ईयर कैविटी को, मैस्टोइड एंट्रम, मैस्टोइड एयर सेल्स सबको रिमूव कर देते हैं, सिर्फ हम फुट ऑफ स्टेपीज को इन्वॉल्व रखते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, अगर किसी ने करना हो याद, वरना सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि कैनाल वॉल अप में कौन सा आ रहे हैं, कैनाल वॉल डाउन में कौन सा आ रहे हैं। टिम्पेनोप्लास्टी का हर हाल में पता होना चाहिए। टिम्पेनोप्लास्टी क्या है? It is basically an operation to reconstruct hearing mechanism of the middle ear. Repair is done after the disease is cleared from the mastoid and middle ear. What is the difference between tympanoplasty and मेरिंगोप्लास्टी? मेरिंगोप्लास्टी में हम ये करते हैं कि वो जो ईयर ड्रम रप्चर हुआ है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, हम सिर्फ उसको वो कर देते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं बाय टेकिंग अ ग्राफ्ट। हम उसको सिर्फ ईयर की वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सिर्फ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मेरिंगोप्लास्टी में। टिम्पेनोप्लास्टी में हम ये करते हैं कि हम उसको जो परफोरेट हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको तो रिपेयर करते ही करते हैं ग्राफ लेने के साथ, लेकिन हम साथ साथ जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं ना उनको भी हम ठीक करते हैं। हम जो पूरा हेयरिंग मैकेनिज्म है, वो जो इम्पीडेंस मैचिंग वाला पूरा मैकेनिज्म पड़ा था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑसिकल्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो इवन अगर ऑसिकल्स भी होंगी ना उनको भी हम प्रॉपर्ली प्रिपेयर या उनका भी हम ग्राफ्ट या प्रोस्थेटिक वगैरह लेंगे। तो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन टिम्पेनोप्लास्टी एंड मेरिंगोप्लास्टी। इन टिम्पेनोप्लास्टी वी आर बेसिकली reconstructing our hearing mechanism, whereas in meringoplasty we are only reconstructing your tympanic membrane। 5 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 से पढ़ लेना है, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। टिम्पेनोप्लास्टी नाम बहुत काफ़ी है। सर्जिकल अप्रोचेस 3 होती हैं, एंड ओरल, ट्रांस कैनाल, एंड ओरल एंड पोस्ट ओरल। अगेन सिर्फ नाम याद रख लेना है। ग्राफ्ट मटीरियल ऑटोग्राफ्ट हो सकता है, होमोग्राफ्ट हो सकता है। ऑटो विद द सेम इंडिविजुअल जिसके ऑपरेशन हो रहे हैं, होमो फ्रॉम क्या कहते हैं हिज रिलेटिव और यानी ये कहते हैं स्ट्रेंजर। ऑटोग्राफ में कौन सा हम ग्राफ्ट मटेरियल लेते हैं? मेनली हम टेम्पोरालिस फेशिया ही लेते हैं, इसका नाम हर हाल में याद रख लेना है। उसके अलावा हम ट्रेगल पेरिकॉन्ड्रियम फैट फ्रॉम द ईयर लोब्यूल वेन्स भी ले सकते हैं। होमोग्राफ में हम टेम्पोरालिस फेशिया पे ही, वेन्स पे कैडावेरिक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कैडेवर की ड्यूरा मैटर या फेशिया लाटा और सिरोजा ये भी हम ले सकते हैं। ऑसिकल चेन का भी यही है कि हम मेलियस से ले सकते हैं, इनकस से, सेप्टल कार्टिलेज से या कॉन्कल कार्टिलेज से ले सकते हैं, या हम होमोग्राफ भी ले सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टोटल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस या पार्शियल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस आ जाता है। तो ये बस कुछ ग्राफ्ट मटीरियल्स ने नाम पता होना चाहिए। मेन जो नाम याद रखना है वो टेम्पोरालिस फेशिया याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर सर्जरीज में इसी को लिया जा रहा होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैस्टोइड मिडिल ईयर सर्जरी ये पता होनी चाहिए फॉर हॉस्पी। एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, फेशियल नर्व का डैमेज हो सकता है, ड्यूरा प्लेट और ड्यूरा मैटर का डैमेज हो सकता है, साइनस प्लेट और सिग्मॉइड साइनस का डैमेज हो सकता है, ऑसिकल्स और ऑसिकल्स जॉइंट का डैमेज हो सकता है विच कैन लीड टू कंडक्टिव डेफनेस, इंटरनल ईयर का डैमेज हो सकता है विच कैन लीड टू सेंसरी न्यूरल डेफनेस, लेबरेंथाइटिस हो सकता है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक वूंड इन्फेक्शन, पेरिकोंड्राइटिस, नॉन हीलिंग वूंड एक्सट्रैक्टम में ऑकर। ट्यूबरकुलस ओटाइटिस मीडिया को इतना मैं रीड नहीं दूंगा, क्योंकि इट्स बेसिकली एज द नेम सजेस्ट ड्यू टू सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। वो जो टीबी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसने बेसिकली ओटाइटिस मीडिया कॉज करा दिया। अब वो या तो यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू चला जाएगा या वो थ्रू ब्लड मिडल ईयर कैविटी के लेवल में चला जाएगा, वहाँ पर ओटाइटिस मीडिया कॉज करा लेगा। नाउ वी कम टू योर नॉन सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसमें हमने 2 पढ़ी थी, ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन एंड एरो ओटाइटिस। सबसे पहले हम आते हैं ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन को, जिसका एक और नाम है नॉन सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें बेसिकली नॉन प्रूडेंट फ्लूइड मिलता है, इसके काफ़ी सारे नाम है। इसको हम सिरस ओटाइटिस मीडिया, म्यूसिनस ओटाइटिस मीडिया, कैटेरल ओटाइटिस मीडिया, एक्सुडेटिव ओटाइटिस मीडिया, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, ग्लू एयर, ये सारी चीज़ें कहने को। तो अगर ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएँ घबरा नहीं जाने। मेन मतलब यही है कि ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन है। एटियोलॉजी क्या है अभी तक इसकी मेन एटियोलॉजी नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें देखी गई हैं कि क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। यूस्टेशियल ट्यूब डिसफंक्शन इज योर मेन वन। उसके अलावा एलर्जी, वायरल इन्फेक्शंस,
अनरिजॉल्व एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्लेफ्ट पैलेट। ये 5 चीज़ें बस याद रखनी है, इंस्टिट्यूशनल ट्यूब डिसफंक्शन, एलर्जी, वायरल इन्फेक्शंस and unresolved acute otitis media and cleft palate can all cause non-otitis media with effusion. क्लिनिकल फीचर्स मेन जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है इसमें हमको कंडक्टिव डेफनेस मिलती है एंड दैट कंडक्टिव डेफनेस इज मोर सडन या मोर सिवियर डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ हेड एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्या कहते हैं वही चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ हेड। टेनाइटिस मिलता है, टेनाइटिस इज सीन विद क्रैकलिंग एंड बबलिंग नॉइसेस एंड सेंसेशन ऑफ फ्लूइड इन द ईयर। ऑन एग्जामिनेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज डल एंड इट इज़ रिट्रैक्टेड। क्रिसेंटिक हेयरलाइन नज़र आती है, क्रिसेंटिक हेयरलाइन के थ्रू बेसिकली अंदर हमको नज़र आ रहा होता है कि फ्लूइड हमको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर बाकायदा नज़र आ रहा होता है कि मिडिल ईयर कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर भी वेरी कर रहा होता है, पेल येलो से स्लेट ग्रे से इवन ब्लू कलर का हो सकता है। कभी कभी फ्लूइड में हमको अंदर बबल्स भी नज़र आ सकते हैं कि टिम्पैनिक जो फ्लूइड है बबली सो है। इन्वेस्टिगेशन पीटीए कराएंगे, पीटीए में हमको कंडक्टर डेफनेस मिलेगी, एयरबोर्न गैप 30 to 40 डेसिबल का मिलेगा और टिम्पैनोमेट्री कराएंगे। अब ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन में मैंने क्या कहा था कि टिम्पैनोमेट्री में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टाइप बी कर्व, टाइप बी ग्राफ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि हमने पढ़ी थी कि जो टाइप सी वाला ग्राफ था टिम्पैनोमेट्री का दैट वाज सीन इन यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन एंड एज वी नो ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन का मेन जो हमने देखा है टियोलॉजिकल फैक्टर दैट इज योर यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन में हमारे पास टिम्पैनोमेट्री में हमें क्या मिलेगा, अर्ली स्टेज में हमको टिम्पैनोमेट्री विल शो द टाइप सी कर्व विच इज सीन इन यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन एंड लेटर ऑन जब ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन फुली डेवलप हो जाएगा देन हमको टिम्पैनोमेट्री में टाइप बी वाला कर्व मिलेगा कि वही फ्लैट जो कर्व मिलता था। ट्रीटमेंट किस तरह होती है, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करें, स्टीम इनहेलेशन करें, वेलसेल्वस मैन्यूवर करें, नेजल डिकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप्स को यूज़ करें, मेरिंगोटोमी कराएं एंड इवैक्यूएशन ऑफ फ्लूइड कराएं। अच्छा अब यहाँ पे एक्यूट जो हमने सेबरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था वहाँ पे हमने मेरिंगोटोमी का इंसिजन याद रखना था, वो था पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरिंगोटोमी का इंसिजन देंगे दैट इज डन इन एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट एज वी कैन सी ओवर हियर एंड आफ्टर गिविंग इट इन एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट हम ये ग्रोमेट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उन्होंने दिखाया भी कि ग्रोमेट इज प्लेस्ड इन द एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स याद रखने होंगे। ASOM में हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में हम मेरिंगोटोमी नाइफ से इंसिजन दे रहे थे, यहाँ हम ओटाइटिस मीडिया विद इन्फ्यूजन में हम एंटीरियर इंफीरियरली वो दे रहे हैं, एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में सॉरी इंसिजन दे रहे हैं। हम ग्रोमेट को प्लेस कर देते हैं। ग्रोमेट का काम बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज पर्पसेस, इट इज़ रिमूव्ड स्पॉन्टेनियसली और कैन बी रिमूव्ड आफ्टर 6 months। And lastly, the last part of this video comes your aero-otitis, which is basically non-infective inflammatory reaction produced in the lining of middle ear cleft as a result of negative intratympanic pressure। इसका मैं मेन वो बता देता हूँ। ज़्यादातर पैथोलॉजी अगेन पर इसमें पैथोलॉजी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ये उन इंडिविजुअल्स में जो जिनको कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, नज़ला हो, खांसी बुखार कुछ हो एंड वो तब फ्लाइट पे जाएं, जहाज़ पे ट्रैवल पे जाएं, तब उन पेशेंट में इसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। बेसिकली पैथोलॉजी इसकी ये है कि नॉर्मली होता है जैसी किसी ने अगर जहाज़ पे सफ़र किया भी जैसी जहाज़ उड़ता है टेक ऑफ करता है, ड्यूरिंग टेक ऑफ होता क्या है कि ड्यूरिंग टेक ऑफ जो प्रेशर होता है मिडिल ईयर प्रेशर का दैट इज़ मोर कंपेयर टू योर नेजोफेरिंग्स। एज अ रिज़ल्ट जो एयर होती है इट फ्लोज फ्रॉम योर मिडिल ईयर टू योर नेजोफेरिंग्स ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन हो जाए। और इसी वजह से जैसे ही जहाज़ ऊपर जा रहा होता है, जब टेक ऑफ कर रहा होता है, उस वक्त हमारे कान एकदम से बंद हो जाते हैं क्योंकि जब प्रेशर जो होता है वो मिडिल ईयर का ज़्यादा होता है एंड दैट प्रेशर उसको इक्वलाइज होना होता है, तो वो मिडिल ईयर से एयर कहाँ जा रही होती है, नेजोफेरिंग्स में जा रही होती है। अब ड्यूरिंग डिसेंट जैसी जहाज़ लैंड करने लग जाते हैं, ड्यूरिंग डिसेंट क्या होता है, ड्यूरिंग डिसेंट ये होता है कि अब जो एयर नेजोफेरिंग्स में प्रेजेंट थी वो अब वापस मिडिल ईयर की तरफ नहीं आ सकती, तो एक एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, मूवमेंट ऑफ जॉ, मूवमेंट ऑफ पैलेट मसल्स रिक्वायर्ड होती है ताकि एक्टिवली एयर नेजोफेरिंग से कहाँ चली जाए, वापस मिडिल ईयर में चली जाए। अगर तो लेट सपोज ऐसा हो कि क्या कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब जो वो ब्लॉक्ड हो या फॉर सम रीज़न एयर प्रॉपर्ली नेजोफेरिंग से यूस्टेशन ट्यूब के लेवल तक नहीं जा पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंसेस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उस दैट इज़ पुश्ड इनवर्ड्स, उसमें हमारे पास वेस्कुलर इंगोजमेंट नज़र आती है, म्यूकोजल लाइनिंग नज़र आने लग जाती है और ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड होने लग जाती है मिडिल ईयर में। ये तब होता है जब एयर ड्यूरिंग डिसेंट प्रेशर प्रॉपर्ली नॉर्मल नहीं हो पाए। और नॉर्मली होता यही है कि अगर क्या कहते हैं 80 मिलीमीटर से ज़्यादा का प्रेशर डिफरेंस होगा, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, देन ये साइनस सिम्टम्स आने लगेंगे और देन क्या कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब विल बी प्रॉपर्ली लॉक्ड एंड क्या कहते हैं प्रेशर वापस नॉर्मल नहीं हो पाएगा। जो लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उनमें ये होता है कि उनमें देखा जाता है कि जो यूस्टेशन ट्यूब होती है
वो 80 से कम वाले प्रेशर में ही ब्लॉक होने लग जाती है। कि बेसिकली लेट्स सपोज अगर तो ड्यूरिंग असेंट जैसी जहाज़ ने टेक ऑफ किया, अगर तो सिर्फ 20 या 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का भी प्रेशर बना होगा ना, तो उस 20 और 30 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर में भी जैसी एयर नेजोफेरेंस में चली जाएगी वैसी स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, स्टेशन ट्यूब विल बी लॉक। एज अ रिजल्ट होगा क्या कि ड्यूरिंग डिसेंट वो स्टेशन ट्यूब प्रॉपर्ली खुल नहीं पाएगी। जब स्टेशन ट्यूब प्रॉपर्ली खुल नहीं पाएगी तो उसकी वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी दैट विल बी पुश्ड इनवर्ड विद वेस्कुलर एनगोल्फमेंट ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग एंड ट्रांसुडेशन ऑफ द फ्लूइड विल बी सीन इन योर मिडिल। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं इसमें? डिस्कम्फर्ट और पेन मिलती है, डेफनेस जो कि कंडक्टिव एंड टाइप होती है, टिनाइटिस मिलता है, ऑटोफोनी होती है कि क्या कहते हैं पर्सन को अपनी आवाज़ प्रॉपर्ली नहीं सुनाई दे रही होती, सेंसेशन ऑफ फ्लूइड होती है इन द एयर में, वर्टाइगो भी समटाइम्स प्रेजेंट होता है। And on examination, tympanic membrane seen to be detected congested. Fluid level will also be seen with bubbles. Hemotympanum भी नज़र आता है कि tympanic membrane it appears dusky blue in color. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट यही है कि स्टीम इनहेलेशन, वेल्सेल्वस मैनूवर किया जाए ड्यूरिंग जब अगर ये डेवलप होने लग जाए, नेजल डिकंजेशन ड्रॉप्स लिए जाएँ, सिस्टेमिक डिकंजेशंस लिए जाएँ या प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स लिए जाए, और अगर तो नहीं प्रॉपर्ली फ्लूइड निकलता मेडिकल ट्रीटमेंट से दैन मेरिंगोटोमी कराई जाए। प्रिवेंशन किस तरह की जाती है कि फ्लाइंग शुड बी अवॉइडेड व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ड्यूरिंग डिसेंट स्लीपिंग शुड बी अवॉइडेड। यूस्टेशन ट्यूब्स क्योंकि बिकॉज वी नो यूस्टेशन ट्यूब्स आर नॉट प्रॉपर्ली ओपन ड्यूरिंग स्लीप। नेजल डिकंजेशन ड्रॉप्स दे शुड बी अप्लाइड बिफोर द फ्लाइट एंड वही कि रेगुलरली वही वेल्सेल्वस मैनूवर परफॉर्म करते रहना चाहिए ड्यूरिंग फ्लाइट अगर किसी को लगे कि उसको एयरोटाइटिस होने वाला है। तो ये बड़ी वीडियो बन गई लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो भी थी तो उसमें से ऑलमोस्ट सभी पढ़ना है चीज़ें मैंने कराई हैं। आई होप इजीली समझ में आ गया हो। थैंक यू।